बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये जो लेक्चर नंबर है आप लोगों का ये अपलोड किया गया है रॉयल अपेक्स जुडिशल इंस्टीट्यूट फॉर लीगल ईगल्स चैनल के ऊपर। जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो उसकी नोटिफिकेशन मिल सकें। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, और इसका जो टॉपिक है वो है एग्रीमेंट्स एज ए सोर्स ऑफ लॉ। इससे पहले हम और सोर्सेज ऑफ लॉ कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्सेज हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर को सुनने से पहले ज़रूरी है कि जो सोर्सेज से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं और जितने भी लेक्चर्स हैं जो इससे पहले अपलोड हो चुके हैं वो आप लोगों ने सुने होंगे, उनको याद किया होगा, उनको समझा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब ही आपको ये लेक्चर सही तरीके से समझ आ सकता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? एग्रीमेंट होते हैं मुआहदे, कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी आप बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग लेके चलें और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट होते क्या हैं, कितनी किस्म के होते हैं और एग्रीमेंट सोर्स ऑफ लॉ बनता कैसे है। एग्रीमेंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉज विद इन अ लीगल सिस्टम। किसी भी लीगल सिस्टम में जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसी के ज़रिए से लॉ अप्लाई होते हैं। वाइल लॉज आर टिपिकली इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज such as parliaments and congresses, agreements can also serve as source of law in various context। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने लेजिस्लेशन को एज ए सोर्स ऑफ लॉ पढ़ा है कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो होती हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो कांग्रेस हो, कि ये मुल्क के हर कंट्री के लिहाज से लेजिस्लेटिव बॉडी का नाम और अख्तियारात फ़र्क होते हैं। तो लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो लॉज बनाती है, वो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ लॉ होता है लेजिस्लेटिव बॉडी के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं। एग्रीमेंट्स क्या करते हैं? एग्रीमेंट्स कोई सी दो पार्टीज़ आपस में मुआहिदा कर लेती हैं किसी स्पेसिफिक इशू को लेके कि हमने टर्म्स एंड कंडीशंस इसके अंदर क्या रखनी है, हमने इसके ऊपर ट्रांजैक्शन करनी कैसी है, वो एग्रीमेंट कहलाता है या कॉन्ट्रैक्ट भी कहलाते हैं। दीज एग्रीमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स रेंजिंग फॉर इंटरनेशनल treaties and conventions to contracts between individuals. This note will explore the concept of agreement as a source of law, their types and their role in legal system। अब हम लोग लीगल सिस्टम में पढ़ेंगे अब एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि विद इन अ कंट्री, और इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ क्या होती हैं। ये दोनों जो चीज़ें होती हैं दोनों लेवल के ऊपर, चाहे वो आपका कंट्री लेवल हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, इन दोनों के ऊपर एग्रीमेंट सोर्स ऑफ लॉ कैसे होते हैं, ये इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट क्या होती हैं सोर्स ऑफ लॉ। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देते हैं तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ वाला लेक्चर है वो उसमें काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किए हैं। क्या ट्रीटीज़ क्या होती हैं, कन्वेंशंस क्या होती हैं, एकॉर्ड्स, कन्वेंशंस, ये सारे एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म समझने। एग्रीमेंट्स होते हैं, माहिदे होते हैं बिटवीन नेशंस, और इसी के ज़रिए से इंटरनेशनल लॉ क्रिएट होता है। दीज एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड साइंड बाय सॉवरन स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं हमारे, ये कैसे साइन होती है? साइन करती है मुख्तलिफ स्टेट और नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह यूनाइटेड नेशन वाला जो लेक्चर था हमने यूनाइटेड नेशन को इन डिटेल पढ़ा था, ठीक है, उस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, उसके बैनर के अंडर बैठ के दोनों कंट्रीज़ या 4 कंट्रीज़, जितनी कंट्रीज़ भी उस एग्रीमेंट को इम्पोज करना चाहें अपने ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो उसको साइन कर लेती हैं। इस तरीके से ये मुआहदे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। दे आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज इन्वॉल्व एंड सर्व एज ए फ्रेमवर्क फॉर गवर्निंग रिलेशन बिटवीन कंट्रीज़। ये जो जब हम मुआहदे साइन कर लेती हैं कंट्रीज़ तो ये उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाते हैं और ये तमाम रिलेशंस को उनके गवर्न करते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? UDHR है, ICCPR है, ICESCR है, ये तमाम एग्रीमेंट्स ही हैं। इसके अलावा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस लेक्चर में हम बता रहे हैं कौन से। यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन खुद एक एग्रीमेंट की सूरत में वजूद में आई है। द जनीवा कन्वेंशन, ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान कि ट्रेडिंग आपस में स्टेट्स में, नेशंस में होगी क्या। जैसा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नेफ्टा इसे कहते हैं, ये साइन किया हुआ है कंट्रीज़ ने।
इस तरीके से बहुत सारे और एग्रीमेंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे सोर्स बनते हैं। अब हम कैसे पढ़ रहे हैं ये, जब भी कोई कंट्री कोई एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं इंटरनेशनल लेवल पे मुआहदा कर लेती हैं, तो फिर वो मुआहदा उनके लिए लॉ की हैसियत अख्तियार कर जाता है। उस मुआहदे के मुताबिक ही उनको ट्रेड करना पड़ता है। तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो उसके अंदर सेटल डाउन होती हैं बिटवीन कंट्रीज़, उनके ऊपर उनको वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अपने ऊपर इम्पोज करनी पड़ती हैं। अब वो उससे उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एज एग्रीमेंट सोर्स ऑफ लॉ है, और ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, फिर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स होते हैं। क्या, सम कंट्रीज हैव एग्रीमेंट्स दैट सर्व एज फंडामेंटल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कुछ कंट्रीज़ में और ज़्यादातर कंट्रीज में जिसमें भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नज़र आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी हम इसे कहते हैं। जैसा यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि सोसाइटी ने सोशली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि हम लोगों ने इस मुल्क में रहना कैसे है। हाँ, जो तमाम इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए अपने तमाम फ्रीडम्स राइट्स को सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि हमारे से ऊपर ना एक अथॉरिटी होनी चाहिए। हम उसके हवाले करते हैं अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगियों को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने तमाम डिसीजंस को। और वो जो अथॉरिटी होती है वो क्या होती है, वो गवर्नमेंट होती है उस मुल्क की, कि हम अपने से सुप्रीम एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, एक इदारा बनाते हैं। वो इदारा जो होगा वही मुख्तलिफ लॉज बनाएगा, वही इस कंट्रीज़ के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। और बनाएगा किस डॉक्यूमेंट के ज़रिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री के ज़रिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन साइन होता है या बनता है, ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ज़रिए वजूद में आता है। यानी कि जो तमाम सोसाइटी के बंदे होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ्री विल के ज़रिए वॉलंटरली अपने ऊपर एक एग्रीमेंट के ज़रिए साइन कर लेते हैं। और वो एग्रीमेंट जो होता है कि वो एग्रीमेंट किस तरह है कि अगर हमने सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, हमारे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, तो एक तरह का हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे रहेंगे। हम अपने तमाम राइट्स और जो फ्रीडम्स हैं हमारी और ड्यूटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ हम डिमांड भी करेंगे और अपनी ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ पूरी करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से सेट करेगा। और इस तरह ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि हमने इनको ये नहीं किया कि कॉपी पेंसिल लेके हर सिटीज़न ने साइन किए हुए हैं। जैसे ही हम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, हमारी नेशनलिटी वहाँ लिखी जाती है, उसके बाद हमारा ID कार्ड बनता है। तो ये इस बात के सबूत हैं कि एक तरह का हम रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, रिटन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट है जो इनका होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा पाकिस्तान का, या उसमें जो भी चेंजेस आएंगी, जो भी लॉज बनेंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम उसको मानेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स। दे एस्टैब्लिश द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट जो भी होती है, यानी जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक तरह का रिटन जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है, वो क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है, बनाता है। डिवीजन ऑफ पावर बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, किसके पास कितनी पावर होगी। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन बताता है। बहुत सारे इस तरह के बेसिक जो काम होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स के जरिए किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेजिस्लेटिव एग्रीमेंट्स। विद इन द रेलम ऑफ डोमेस्टिक लॉ, लेजिस्लेटिव एग्रीमेंट और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग लॉ। दीज एग्रीमेंट्स आर पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी एंड मे बी इन द फॉर्म ऑफ statutes, regulations and bylaws. They cover a wide range of issues for criminal law to tax regulations, traffic rules. These legislative agreements are binding on citizens and organizations within a particular jurisdiction. अब आ जाते हैं जी हम लेजिस्लेशन के जो लेवल पे लेजिस्लेटिव जो बॉडीज़ होती हैं वो भी कुछ एग्रीमेंट साइन करती हैं। जो रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, बाई लॉज, स्टैट्यूट्स, एक्ट्स, ये सारे बनते हैं। और ये बनने के बाद डोमेस्टिक लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल के ऊपर बात हो रही है, जब ये बन जाते हैं तो ये आगे मज़ीद इस मुल्क के तमाम नुमाइंदों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये बेसिक लॉ की हैसियत अख्तियार कर जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर इन एग्रीमेंट्स के ज़रिए, इन स्टैट्यूट्स के ज़रिए, बाई लॉज के ज़रिए हम हर तरह का इशू को रेगुलेट करते हैं, चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे वो टैक्स का मैटर हो, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हों, चाहे वो बच्चों की सेफ्टी के लिए रूल्स हों, चाहे वो वुमेन प्रोटेक्शन के रूल्स हों। हर तरीके का जो इशू होगा
उस इशू को के ऊपर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से लेजिस्लेशन करेंगी, एग्रीमेंट्स करेंगी, और वो भी एज ए सोर्स ऑफ लॉ माना जाएगा। दीज ठीक है। अब आगे प्राइवेट एग्रीमेंट्स, ये प्योर वो एग्रीमेंट्स हैं जो दो इंडिविजुअल आपस में करते हैं। इससे पहले जो हमने 3 करे हैं वो इंटरनेशनल लेवल से हम शुरू हुए हैं, उसको नैरो डाउन करते रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के बाद हम नेशनल लेवल पे आए, नेशनल लेवल के बाद हम आए यानी कॉन्स्टिट्यूशन जिक्र किया उसमें, और उसके बाद नेशनल लेवल के बाद हम लोग आ गए हैं उसके लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ के ऊपर, प्रोविंस के ऊपर। तो अब नंबर डी पे जो हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट एग्रीमेंट्स, ये आ गया और नैरो डाउन करके जो इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी आप, मैं, 1 2 बंदे, 4 बंदे जो इंडिविजुअल हैं, उन्होंने जब भी कोई काम करना होता है, आपस में बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ सेल करनी है, कोई चीज़ मॉर्गेज करनी है, प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, उसके वो किस तरह करते हैं, वो एग्रीमेंट के ज़रिए करते हैं। उनको करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, मुआहदे कर लेते हैं आपस में। उन मुआहदों में टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी लिखते हैं। वो क्या देखिए पढ़ते हैं, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड अदर प्राइवेट एंटिटीज़ आर द सोर्स ऑफ प्राइवेट लॉ। तो ये एक तरह का जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वो सोर्स बन जाता है लॉ का। अब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही अपना बिहेवियर को रेगुलेट करना है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद करना है। दीज एग्रीमेंट्स कैन कवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट लॉ, पर प्रॉपर्टी राइट्स को कवर करता है, बिजनेस को, ट्रांजैक्शन को, फैमिली मैटर्स को। शादी होती है, शादी क्या है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, साइन करती है दोनों पार्टीज। ठीक है, निकाहनामा क्या है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर उस निकाह को डिसॉल्व करना हो, आपकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करनी हो, आपका तलाक है, वो क्या है, वो भी आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, तो व्हेन डिस्प्यूट अराइजेज द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट्स आर इन्फोर्सिबल थ्रू सिविल लिटिगेशन। ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों साइन करते हैं कि जब दो बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान या दो पार्टीज जिन्होंने वो मुआहदा किया है उनके दरमियान किसी भी किस्म का डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि जी कोई भी उनमें से अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको फिर हम सिविल कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं और सिविल कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाएगी। जिसकी गलती होगी उसकी गलत पार्टी को कहेगी कि आप कंपनसेशन दें, डैमेजेस दें, या अपना काम या अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म करें, क्योंकि आप दोनों पार्टीज ने अपनी फ्री विल के जरिए अपने फ़ायदे को मद्देनजर रखते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मुआहदा किया था। जब कॉन्ट्रैक्टर मुआहदा कर लिया तो अब वो लॉ की हैसियत अख्तियार कर गया है। अब आप लोगों को उसके मुताबिक ही उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी काइंड्स। अब क्या होता है, रोल क्या होता है एग्रीमेंट, सोर्स ऑफ लॉ कैसे होते हैं, बाइंडिंग नेचर होती है इनकी। ज़ाहिर बात है जब ये एग्रीमेंट हम साइन कर लेते हैं तो जो पार्टीज़ ने साइन किया होता है वो लीगली उसके ऊपर बाउंड हो जाती हैं। तमाम कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस जो उन्होंने वहाँ पर उस एग्रीमेंट लिखी होती हैं वो उसने उन्होंने पूरी करनी ही करनी होती हैं। बाइंडिंग नेचर है क्या, एग्रीमेंट्स आर लीगली बाइंडिंग एंड पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू अडहेयर टू द टर्म्स एंड कंडीशंस स्टिपुलेटेड विद इन दी एग्रीमेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्रीचिंग द टर्म्स कैन लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। और अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा नहीं करता, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उनको लीगली कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ सकते हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, लीगल नताइज क्या आप अगर कर सकते हैं, जब आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो आपके ऊपर फाइन इम्पोज हो सकता है, आपको डैमेजेस देने पड़ सकते हैं, आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एग्रीमेंट, किस किस्म का आपका एग्रीमेंट है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे, लीगल उसको कितनी प्रोटेक्शन हासिल है, उसके लिहाज से अगर आप ब्रीच करेंगे, ब्रीच का मतलब होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करना, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशनों को आप नहीं मानते, तो आपको सजा भी हो सकती है और मुख्तलिफ तरीके के फाइन्स और डैमेजेस भी देने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये बाइंडिंग होती है। इंटरप्रिटेशन एंड एनफोर्समेंट कौन करता है इनकी एग्रीमेंट्स की? द इंटरप्रिटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट्स ऑफन इन्वॉल्व द जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम जो होता है ना, प्रॉपर उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, एनफोर्समेंट करता है। कोर्ट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग द लैंग्वेज एंड इंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट्स एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज। जब कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज के दरमियान कोई लड़ाई हो या डिस्प्यूट आ जाता है तो कोर्ट्स में हम जाती हैं। कोर्ट्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें करती हैं, उसको इंटरप्रेट करती हैं, उस मुआहदे को देखती हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखती हैं। वो देखती हैं कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो किस पार्टी की गलती है, कौन सी पार्टी जो है वो रॉन्ग डूअर है, वो गलती के ऊपर है, जिसकी गलती होती है उसके ऊपर फाइन और पनिशमेंट्स और आपको डैमेजेस वगैरह इम्पोज करी जाती हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी की बात अगर करें तो ये एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? एग्रीमेंट्स कैन बी मोर फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल देन फॉर्मल लॉज एनेक्टेड बाय लेजिस्लेशन। ये जो एग्रीमेंट के जरिए लॉ बनता है जो दोनों पार्टीज़ के ऊपर लागू होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है एज़ कम्पेयर टू लेजिस्लेचर के, क्योंकि जो लेजिस्लेचर लॉज बनाती है वो पूरी कंट्री के लिए सेम होते हैं, जबकि एग्रीमेंट्स के जरिए जो टर्म्स एंड कंडीशन हम अपने ऊपर इम्पोज करते हैं एज ए लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन अपने लिए सेट करते हैं, तो वो दोनों पार्टीज़ ने ही वो टर्म्स एंड कंडीशन सेटल डाउन करनी होती हैं।
इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी उनको बना सकती है। दे अलाउ फॉर पार्टीज़ टू कस्टमाइज द टर्म्स टू देयर स्पेसिफिक नीड्स, मेकिंग दम रेलिवेंट पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन कमर्शियल कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि ये दोनों पार्टीज़ अपने किसी भी बिजनेस अफेयर को चलाने के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए, या किसी भी अपने अफेयर को सेटल डाउन करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन बनाती हैं, कस्टमाइज़ होती हैं, यानी कि खुद से इन्होंने टर्म्स बनाई होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, अपनी अपनी आसानी के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल को ले लें, अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने अमाउंट भी खुद सेट करनी है, उस प्रॉपर्टी की अमाउंट कितनी होगी, वो प्रॉपर्टी आप किसको बेचना चाह रहे हैं, या आपकी मर्ज़ी है, वो प्रॉपर्टी आप कितने पैसों में किस वक्त बेचेंगे, पैसों की जो है वो अदायगी वो किस तरह हो सकती है। आप ये भी क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन कर सकते हैं कि मैं इसकी 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लूँगा। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन हर बंदा अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से, अपनी नीड्स के लिहाज से और अपनी आसानी के लिहाज से दोनों पार्टी सेट करती हैं। इसी तरह उसमें आप ये लिख सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ पोजेसन, उस प्रॉपर्टी का हमने जब ट्रांसफ़र करना है, जब पूरे पैसे आपके मिल जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे क्लॉज जो लीगल क्लॉज हों, जो लॉ की नज़र में सही कंडीशंस हों, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप उसे एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। दोनों पार्टीज उसके ऊपर अगर एग्री होंगी तो वो उसके ऊपर साइन करेंगी और फिर ही वो उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो जितना ज़्यादा आप मुश्किल बनाना चाहें, हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहें, वो भी आप बना सकते हैं एग्रीमेंट लिखते हुए, और जितनी ज़्यादा आप रिलैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहें, वो भी आप उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। बस जब एक दफ़ा वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, उन पर दोनों पार्टीज़ के साइन हो जाएंगे, फिर वो बाइंडिंग हो जाएगा दोनों पार्टीज़ के ऊपर। फिर वो एज ए लॉ के तौर पर काम करेगा, वो एज ए रूल्स एंड रेगुलेशन के तौर पे काम करेगा, और जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर लिखी गई हैं उसके ऊपर एग्जैक्ट टाइम पे, डेट पे और उस मोड पे जिस तरीके से करनी है अदायगी पैसों की, वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ अप्लाई करनी पड़ेंगी, उसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो वो क्या है जी? इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आर इंस्ट्रूमेंट इन एस्टेब्लिश रूल्स एंड नॉर्म्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ स्टेट इन ग्लोबल अरेना। और इंटरनेशनल लेवल पे बिहेवियर ऑफ स्टेट को भी इसी तरीके से रेगुलेट किया जाता है सेम। दे प्रमोट कॉर्पोरेशन एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। आप भी देखें, जहाँ पर भी इंटरनेशनल लॉ का जिक्र होगा उसमें सारी एक ही बात बार बार रिपीट है, एक ही बात कॉमन है कि क्या है कि वो मैकेनिज्म एक प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाए तो उसको पीसफुली और कॉर्पोरेशन के जरिए आप हल कर सकें। ठीक है, एग्रीमेंट भी इंटरनेशनल लेवल पे इसीलिए साइन होते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं, कंट्रोवर्सीज क्या हैं एग्रीमेंट्स एज ए सोर्स ऑफ लॉ को लेके? इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डिस्प्यूट ऑफन अराइजेज ओवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्टेक्स्ट। अब क्या होता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? तशरीह करना। मतलब क्या होता है? तशरीह करना किसी भी चीज़ की, इंटरप्रेट करना। अब होता ये है कि टर्म्स एंड कंडीशन हम सेटल डाउन कर लेते हैं, लेकिन दोनों पार्टीज़ ना नेग्लिजेंट तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी लिखती हैं, उस वक्त इतना ज़्यादा केयर नहीं करती हैं, एहतियात नहीं करती, और एक ही टर्म एंड कंडीशन होती है, दोनों पार्टीज़ उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, आपने एग्रीमेंट में लिखा कि मैं जो है ना, नाम रख लेते हैं ए, जो है ए अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, 5 मरले का जो मकान है उसका, वो बी को सेल करना चाह रहा है। और वो 5 मरले का जो उसने अपने एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स भी यही लिखी कि मैं 5 मरले का मकान अपना बी को सेल करने चाह रहा हूँ 50,000 रुपये में। चलिए 50,000 तो कम हो गए, 50 लाख कर लेते हैं, महंगाई बहुत है। ठीक है, तो क्या था जी? ए अपने 5 मरले का जो मकान है वो सेल करना चाह रहा है बी को, और कह रहा है कि जी 50 लाख में मैं सेल करूँगा। और इसके ऊपर बी भी एग्री हो गया है, और बी ने कहा जी मैं जो है ना 50 लाख रुपए जो है ना 4 महीने के बाद 10 तारीख तक दे दूंगा। ठीक है, ये उनके पास हो गया एग्रीमेंट, उन्होंने साइन कर ली। अब हुआ ये कि जब वो 10 तारीख को गया, जो स्पेसिफिक टाइम मेंशन था कॉन्ट्रैक्ट में, 50 लाख रुपए लेके गया, तो एक को कहा कि जी ये ने 50 लाख रुपए, अब जो है ना डिलीवरी ऑफ पोजेसन और तमाम कागजात वगैरह मेरे नाम करें। अब जो ए होगा ना वो कहेगा जी ठीक है। अब ए जाके उसको ले गया, 5 लाख जो मरले का उसका मकान था फैसलाबाद में, वो दिखाया। अब वो तो बड़ा परेशान हुआ। बी ने कहा जी मैंने तो डील करी थी आपसे, 5 मरले का मकान आपका जो लाहौर में है। ठीक है, मैं तो समझ रहा था वो, मैंने तो 50 लाख उसके लिहाज से दिए हैं, मुझे तो लाहौर वाला मकान चाहिए। अब एक कहेगा कि नहीं, मैंने तो, मेरे जहन में तो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हुए ये मकान था फैसलाबाद वाला 5 मरले का। अब उन्होंने गलती क्या की कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर चीज़, नाम, पता, जगह, हर चीज़ नहीं लिखी। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी
वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं थी और वो इम्पोज हो गई उनके ऊपर। अब उसकी इंटरप्रिटेशन हर बंदा अपने तरीके से कर रहा है। तो इस तरह के ये मैंने आपको आसान करके बताया है ताकि आप इस मिसाल को समझ सकें। इस तरह बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। दोनों पार्टीज अपने अपने तरीके से अपनी अपनी फेवर में उसको इंटरप्रेट कर रही होती हैं। तो जब ये ऐसी बात आ जाती है तो फिर ये मैटर जो है वो जाता है कोर्ट में और कोर्ट फिर डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू लॉ। ये लॉ है कि आपने जब एक एग्रीमेंट साइन करना है उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है तो जितना ज़्यादा उसके अंदर स्पेसिफिकेशन दे सकें, जितनी ज़्यादा आप डिटेल दे सकें वो आपको देनी चाहिए। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरीके से के कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इसके अंदर आते हैं क्योंकि जो आम लेमैन होते हैं वो अपने तौर पे मुआहदे लिख लेते हैं, लॉयर्स की मदद भी नहीं लेते, तो उनको मुआहदा लिखना नहीं आता। जब उनको मुआहदा लिखना नहीं आता तो वो उसमें ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन डाल देते हैं जो या तो लॉ के ख़िलाफ़ होती हैं, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, या फिर वो ऐसी होती हैं कि उनकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा बन रही होती है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी इन्फोर्समेंट क्या है। इन्फोर्समेंट करते वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स पे चैलेंज क्या होता है हमें। द इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट्स कैन बी चैलेंजिंग पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ पे लेवल पे जब हम एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल है, पर नेशनल लेवल पे जब इन्फोर्समेंट करवाते हैं हम एग्रीमेंट्स की वो आसान है और थ्रू कोर्ट हम करा देते हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे हम कराते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, एक कोई सेंट्रलाइज्ड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। कंप्लाइंस जो है ना वो किस तरह करवाई जा सकती है, सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन से, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर डाल के, सोशल प्रेशर कंट्रीज़ पे डाल के, उनको ज़रा सा थ्रेट दे के कहा जाता है कि जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट साइन किए हैं उसको फुलफिल करें, अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करें, वरना और कोई तरीकाकार नहीं है। ठीक है, अब बाज़ दफ़ा एक मेन बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसमें आता है इंटरनेशनल लेवल पे, ये एग्रीमेंट के अंदर आता है ये सी, क्या है, सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ। जब स्टेट्स होती हैं ना, जब एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करा जाता है या वो बनता है या इंटरनेशनल लॉ बनता है तो सबसे पहले उसका क्लैश आता है सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट के ऊपर, कि स्टेट्स कहती हैं हम तो सॉवरन हैं, हम इंडिपेंडेंट है, कोई भी चीज़ हमारे इंटरनल मैटर्स को रेगुलेट नहीं कर सकती, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ ही क्यों ना हो। हमारी मर्ज़ी हम मानेंगे, हमारी मर्ज़ी हम नहीं मानेंगे। तो जब सॉवरेनिटी का क्लैश आता है इंटरनेशनल लॉ से या इंटरनेशनल एग्रीमेंट से, तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जो बहुत सारी स्टेट्स साइन ही नहीं करती, सिग्नेटरी नहीं बनती, वो ऑब्लिगेशंस अपने ऊपर वो इम्पोज ही नहीं होने देती, क्योंकि वो कहती हैं हमारे ये इस तरीके के एग्रीमेंट्स हैं जो हमारी सॉवरेनिटी को हमारे से ले रहे हैं, इसी में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके ज़रिए जो दूसरे कंट्रीज़ हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उनको ये अख्तियार मिल जाएगा कि वो हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेयर करें, तो वो ऐसे एग्रीमेंट्स को साइन ही नहीं करती, और अगर वो साइन कर भी दें तो उनको इन्फोर्स नहीं होने देती। ठीक है, स्टेट रेजिस्ट करती हैं इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट्स, उन एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने में स्टेट रेजिस्ट करती हैं। तो ये ज़्यादातर जो इसके इशूज़ होते हैं एग्रीमेंट से रिलेटेड वो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा होते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे या नेशनल लेवल पे सिर्फ एक ही इशू आता है इंटरप्रिटेशन का, और वो भी तब आता है जब आपने टर्म्स एंड कंडीशंस सही तरीके से लॉयर की मदद से सेटल डाउन ना की हों, वो प्रॉपर अपना जो एग्रीमेंट है, जो मुआहदा है, वो प्रॉपर तरीके से ना लिखा गया हो, तो फिर क्या होता है, और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, सेल परचेज स्टार्ट कर दी है, तो फिर ये होता है कि इन फ्यूचर आपको जाके डिस्प्यूट होना, आप दोनों पार्टीज में हो सकता है, और जब वो डिस्प्यूट होगा तो आपने कंसर्न कोर्ट में जाना है। सिविल कोर्ट्स होती हैं बाकायदा, इसके ऊपर लॉज मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, लॉ के स्टूडेंट पढ़ते हैं इसको, उसमें बताया जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे होगा, कौन कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हैं, और कौन से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कौन से इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के सिलसिले में, उन कॉन्ट्रैक्ट के तो खिलाफ वर्जी के सिलसिले में नतीजे में आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ये इन डिटेल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोग पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा ये कंप्लीट होता है, ये कंक्लूजन आपने पढ़ लेना है। एमसीक्यूज आज के लेक्चर में नहीं है, आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुनना है और इसको याद करना है, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और इसके अंदर एमसीक्यूज इसलिए नहीं है ताकि आप पिछले तो जो आप लोगों के लेक्चर मिस हो गए हैं उनके ऊपर फोकस कर सकें और उनमें से तमाम जो लेक्चर मिसिंग हैं उनको सुन सकें, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी समझ आएंगे तब इससे जब आपके इससे पिछले वाले तमाम लेक्चर आपने सुन रखे हों, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन इस्तेमाल हो रही हैं, जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको इन डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने पास लेक्चर्स में। तो यहाँ पर मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, दोबारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और हम डी ट्रैक भी हो जाएंगे, अपने ट्रैक से हट जाएंगे। तो इसलिए जिनको ये लेक्चर अब सुन लिया, आपको समझ नहीं आई बहुत सारी चीज़ें, तो जो आपके मिसिंग लेक्चर्स हैं इससे पहले वाले जो अपलोड हो चुके हैं वो सारे सुने। जब वो आप सारे सुन लेंगे फिर इस लेक्चर के ऊपर आएंगे तो आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।